सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर समझेंगे सम कॉमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। साइकोलॉजी का हमारा लेक्चर चल रहा है, तो इसके अंदर हमने पॉइंट देखा था कल भी, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद अचीवमेंट वर्सेस फियर ऑफ फेल्यूर, कॉपरेशन वर्सेस कॉम्पिटिशन, हॉस्टिलिटी वर्सेस अप्रूवल। उसके बाद देखेंगे कैसे हमको कॉन्फ्लिक्ट से डील करना है, तो कुछ पॉइंट में हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा है डिफाइन द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों जो पार्टीज हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे कैसे उसको कम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल ऑप्शन फॉर द सॉल्यूशन, इवेल्युएट ऑप्शन फॉर सॉल्यूशन, जो ऑप्शन उसको इवेल्युएट करना सॉल्यूशन के लिए। डिसाइड ऑन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, जो आपका एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, डिसाइड ऑन एक्सेप्टेबल, उसको एक्सेप्ट करना। डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उसके लिए प्लान बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। डेवलप प्रोसेस फॉर इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस और टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस। ये सब पॉइंट पर हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कल का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉमन कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज हो रहे हैं उसके बारे में सिचुएशन देखा था। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा क्या था, डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस। डिपेंडेंट कब होते हैं, जब हम छोटे रहते हैं, एट द एज ऑफ जब 12th क्लास तक आते हैं, अप्रोक्स 12-15 साल में हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उन्होंने जैसा बोला वैसा कर लेते हैं, जैसे कपड़े खरीद के दे दिए वैसे पहन लेते हैं, जो ला के दे दिया वो यूज़ कर लेते हैं, राइट। उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो जाता था, हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे कौन से कपड़े खरीदना है ना, कौन सा मेकअप का सामान खरीदना है, कौन से चीज़ें परचेस करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। हालांकि 12वीं तक इतना नहीं हो पाता है, तो कोर्स वगैरह में तो हम इतना नहीं समझ पाते कौन सा करना है, तो क्या चीज़ें हमको सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा हम डिपेंडेंट उसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, तब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। उसके पहले तो नहीं होगा ना, कि होता है किसी को कॉन्फ्लिक्ट। हमने क्या देखा था, फिर इंडिसिसिवनेस की जो हमारी स्टेट है, सिचुएशन जिसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे, एक अनिर्णय की आपकी जो स्थिति है उसको हम क्या बोल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो आपने जो डिसाइड नहीं कर पा रहे, पहले तो आपको इतना कुछ पता होता नहीं भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस स्कूल में पढ़ाई के लिए डाल दिया उधर पढ़ाई कर रहे हो, जो घर वाले बोलते हैं मैं सब फॉलो करते हैं। उसका थोड़ा समझ जब डिसाइड करने लगते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में आना शुरू हो जाता है। तो इसमें हमने देखा था डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंट में अचीवमेंट वर्सेस फियर ऑफ फेल्यूर। अचीवमेंट को लेकर के आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, भाई आपकी लाइफ है किस ओर जा रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा करियर ऑप्शन चुनना है ना। और चुन भी रहे हो तो उसमें कितना टाइम दे रहे हो, टाइम देने के बाद भी वहाँ से क्या आउटपुट मिलने वाला है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कल हमने एग्जाम्पल देखा था यूपीएससी का, अब 4 साल 5 साल उसमें दे रहे हो, है ना, एज हो जाता है 28-30 साल, लगभग 30 तो हो जाता है। फिर उसके बाद पास हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे 4-5 अटेम्प्ट में भी, तो हमारे बैकग्राउंड को देखकर भी हमको एक अचीवमेंट के लिए कॉन्फ्लिक्ट रहता है। दूसरा फियर ऑफ फेलियर की, यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, है ना। तो इसके लेकर भी आपका सिलेक्शन करने में जो होता है वो होता है ना। तो कॉलेज लाइफ तक तो सबका हैप्पी जाता है, स्कूल लाइफ तक। उसके बाद फिर आप जब आफ्टर जॉब सर्च करते हो, जब भी आपकी लाइफ में कंपटीशन होता है ना, कि कहाँ जॉब करना है, क्या करना है, कैसी जॉब करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। फिर कॉपरेशन वर्सेस कंपटीशन, है ना। तो बचपन से सिखाया जाता है कि भाई कॉम्पीट करो, है ना। स्कूल कॉलेज में रहते हैं तो कुछ अच्छा परफॉर्म किया तो रिवार्ड वगैरह दिया जाता है ना। कंपटीशन में एक दूसरे स्पर्धा होना, कंपटीशन होना किसी चीज़ में, तो कंपटीशन हमारे मन में बचपन से ही रहता है। फिर वहीं कहीं जाकर थोड़े हम बड़े होते हैं, कॉर्पोरेट वगैरह में जाते हैं, तो हमको सिखाया जाता है कि इधर कंपटीशन नहीं करना है, टीम स्पिरिट चाहिए, टीम वर्क करना है ना। तो टीम वर्क से ही काम चलता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वगैरह में टीम वर्क करोगे तभी काम होगा। तो इसमें आपका कॉपरेशन वर्सेस कंपटीशन के बारे में है। यदि आप कॉम्पीट कर रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा जेलेसी होता है, थोड़ा दूसरों के प्रति घृणा होता है कि यार ये मेरे से आगे निकल गया, इसका काम अच्छा है, इसका इंक्रीमेंट जल्दी हो रहा है, सैलरी इसका ज़्यादा है। तो उसकी जगह यदि हम कॉपरेट करके काम करेंगे तो अच्छे से काम हो सकता है। तो इस सिचुएशन जो कॉमन है, तब हमको कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। उसका बाद है हॉस्टिलिटी वर्सेस अप्रूवल। कोई भी आपकी चीज़ है तो आप उसको अप्रूवल वगैरह नहीं मिल पाना, आपने अच्छा काम किया किसी ने उसका तारीफ नहीं किया, है ना, या आप किसी से आपके प्रति मतलब वर्क को लेकर के उससे अच्छा बिहेवियर नहीं है, मनमुटाव वगैरह चल रहा है, और आप किसी कारण से वो सीनियर है या आपके कॉर्पोरेट में है, तो आप उसे डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते, वो आप अपने अंदर एग्रेशन वगैरह कर सकते हो, अपने मन में ही मतलब उसके प्रति आप घृणा
कर सकते हो, द्वेष कर सकते हो भाई ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, पर हो सकता है किसी रीजन से आपका सीनियर है या ऑफिस में है तो आप उसे डायरेक्टली मुंह पर नहीं बोल सकते, तो इसकी वजह से भी आपको मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों ये वो करके। ये हम जनरल अभी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जनरल कॉन्फ्लिक्ट मतलब मनमुटाव होना, बातचीत वगैरह नहीं होना, लोगों के प्रति घृणा भाव होना। तो अभी इनसे कैसे डीलिंग कर सकते हैं उसके बारे में। तो जो नॉर्मल जो टर्म कॉन्फ्लिक्ट है, इंग्लिश जो लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट है, जनरल भाषा का कॉन्फ्लिक्ट होना मतलब वाद विवाद होना, मनमुटाव होना। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यदि देखा जाए इसका मेन कोज ओरिजिन यदि गहराई तक जाए तो ये कहाँ से आ रहा है, इंडिसाइसिवनेस से ही आएगा ना, क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया, जो हमने चुनाव किया, चयन किया, चूज किया, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा, तभी वो कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो रहा है। समझ आ रहे? तो जो कॉन्फ्लिक्ट, दो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। एक कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंडिसाइसिवनेस की आपकी स्टेट है, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आप स्थिर नहीं हो कि यार ये चीज़ करना है वो चीज़ करना है, ये सेलेक्ट करूँ वो करूँ। अब आपने गलत कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली तो बाद में क्या हो रहा है, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट मतलब मनमुटाव हो गया किसी चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर या जो भी आपने चीज़ सेलेक्ट करी उसको लेकर। जैसे आपको भाई जीएनएम करना था या कोई अदर कोर्स करना था पर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया जीएनएम, जस्ट एग्जाम्पल, सपोज दैट जब आपकी एबिलिटी स्किल नहीं था जीएनएम करने का पर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपको बार बार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। तो ये चीज़ें, या कोई एनी अदर पर्सन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, भाई आपने सेलेक्ट किया, आपने चुना कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में चलता रहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक अलग हो गया, और इंडिसाइसिवनेस जो हमने इसका डेफिनेशन देखा वो अलग हो गया। पर इसका ओरिजिन पॉइंट देखा जाए, गहराई तक जाया जाए कि ये कहाँ से आ रहा है ना? तो ये आ रहा है वहीं से, जो हमारे मन में मनमुटाव हो रहा है किसी को लेकर, वाद विवाद बहस, तो वो गलत डिसाइड करने की वजह से हो रहा है, या हमने कुछ उसको बोलने की जगह कुछ और बोलना था तो कुछ गलत बोल दिया ना, वाद विवाद हो गया, देश विदेश में लड़ाइयाँ हो रही, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो इसमें कैसे हम इससे डील कर सकते हैं, तो इसको हम कम्प्लीटली तो मतलब अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर ये एक थोड़ा सा इसको हम एलिवेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका उन्मूलन वगैरह करके, आकलन करके उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, मेडिटेशन, डिप्लोमेसी वगैरह से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है आपका, ये तो क्योंकि नेचुरल है तो वो चीज़ें तो आपको कॉन्फ्लिक्ट आता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने ऐसे इमोशन में देखा हमने, और भी अदर जो भी हमारे हैं बहुत सारी चीज़ें नेचुरल है, कम्प्लीटली आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। यदि ह्यूमन बीइंग है तो आपको इमोशन हो गया, फीलिंग हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो ये चीज़ें तो आपको आना है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी आपको एराइज होना है, सिचुएशन के साथ होना है। पर ये हम उसे कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हम टैकल कर सकते हैं, राइट। हम रोबोट नहीं है ना, रोबोट होते तो शायद नहीं आता ना, या कोई डॉल होते तो उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, पर हमको कॉन्फ्लिक्ट आएगा, पर हम उसको कैसे, यदि हम उसको प्रॉपर तरीके से टैकल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रॉपर तरीके से उससे सही चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो हम हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं नए नए आइडियाज़ वगैरह को जनरेट करने का, स्ट्रेंथ हमारी रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट होता है। आए समझ? तो अभी हम इसे पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं, आप इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। डिफाइन द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज। जैसे दो कोई पर्सन है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या किसी भी टॉपिक को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो आप उसमें दोनों जो पार्टी है उनका इंटरेस्ट क्या है, वो इस चीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं, आप उसमें उनका जो इंटरेस्ट है उस पर आप बात कर सकते हो। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्टेट द प्रॉब्लम इन वे दैट डज नॉट कम्युनिकेट ब्लेम और जजमेंट। आपको ऐसी मतलब बात बोलना है, जैसे दो कोई पर्सन है, दो पार्टी से, या दो कोई ले लेते हम टीम है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आपको ऐसा बोलना है कि भाई इसके पक्ष में भी नहीं और उसके में भी नहीं, जो आपको सही चीज़ है, जो आपकी बात है वो आपको रखना चाहिए। जैसे हम टीवी न्यूज़ वगैरह पे देखते रहते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह हो गया, डिप्लोमेसी पे हो गया, इस पर वाद विवाद चलता रहता है ना, कांग्रेस का, बीजेपी का, कहीं कोई और पार्टियों का, वो आ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, बोलते रहते हैं लगातार, राइट। तो हमको क्या करना है, स्टेट ऑफ प्रॉब्लम क्या है आपका, उसको देखना है आपको, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको जो जजमेंट लेना है, उसमें किसी पार्टी को आपको पार्टिकुलरली ब्लेम नहीं करना है, जो ऐसे आपको पॉइंट रखना है जो
दोनों के पक्ष में हो या जो सही पॉइंट हो वो आपको रखना है, या जो पर्सन सही हो उसके पक्ष में आपको पॉइंट रखना है। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है भाई तू गलत है या ये सही है, इसने ये गलत किया या ये पार्टी ने गलत किया। जो एक्चुअल पॉइंट है वो आपको वहाँ पर रखना है। मेंटेन रेपोर्ट ऑल टाइम्स, है ना, आपको रेपो मेंटेन करना है, प्रॉपर तरीके से आप रेपो मेंटेन करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट आपको कम हो जाएगा। लिसन केयरफुली टू द अदर पर्सन, जो दूसरा सामने वाली पर्सन है वो आपसे क्या बात कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, पहले उसको केयरफुली सुनो, सुनने के बाद फिर आप उसका जवाब दे सकते हो ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, पॉलिटिक्स पार्टीज वगैरह पे डिबेट चलता है, अक्सर हम न्यूज़ चैनल पे देखते रहते हैं, तो वो कंटिन्यू बोलते जाते हैं और दूसरे को बोलने का मौका भी नहीं देते और वो उसे केयरफुली सुनते भी नहीं कि सामने वाला बोल क्या रहा है। उससे पहले वो अपना जवाब रेडी करके रखते कि मुझे ये बोलना है फटाक से। तो पहले उसको सुनो केयरफुली कि भाई सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, उसको ऑब्जर्व करो और उसी समय आप सोचते रहो कि भाई अब मुझे क्या आंसर देना है ना। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, आप केयरफुली सुनोगे, साथ ही साथ आपको क्या उत्तर देना है वो भी आप एनालाइज कर लोगे। Be sure you understand the person's interest and ready to clarify your as needed. अब सामने वाले पर्सन जो आपसे बात कर रहे हो आपको श्योर करना है उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, और बी रेडी टू क्लैरिफाई यूअर्स एज नीडेड। उसके बाद आपको भी क्लैरिफाई करना है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, यदि इनकेस ज़रूरत है तो। यदि आप सामने वाले का जो इंटरेस्ट है वो जो सुनना चाह रहा है उस हिसाब से आप बात करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट आपका कम एराइज होगा। पर उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आप अदर कुछ बात कर रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा एराइज हो, राइट। जैसे अब आपके कोई इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी जगह थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट बातचीत करने लगे हम, तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा आने लगता है ना, आप ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हो ना। अभी कोई स्टोरी वगैरह सुनाने लग जाए, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देने लग जाए, है ना, तो उसमें आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। उसी की जगह थ्योरी बोलते जाए तो हो सकता है थोड़ा सा बैठे बैठे बोर होने लगो ना। तो सामने वाले का कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है कि भाई जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसको सुनने में पर्सन को ज़्यादा मज़ा आता है, उनको भी अच्छा लगता है। टेक यूर टाइम, इसके बाद आपको अपना टाइम भी लेना है। यदि आपको कुछ चीज़ें बोली गई है कि आपको इस पे पॉइंट बताइए तो आप अपना समय उसमें ले सकते हैं, फिर आप बोल सकते हैं एनालाइज करके। आइडेंटिफाई, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल ऑप्शन फॉर सॉल्यूशन। क्या करोगे इसमें, बोलो। वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, सेंटेंस से हमारा आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल ऑप्शन फॉर सॉल्यूशन ना। आइडेंटिफाई करना है जो भी पॉसिबल ऑप्शन है आपको, उसका बाद में जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। आस्क द पर्सन टू सजेस्ट हिज और हर पॉसिबल सॉल्यूशन, पेशेंट से आप पूछ सकते हैं कि भाई हिज और हर जो भी है वॉट एवर, उसका प्रॉपर क्या सॉल्यूशन है, पॉसिबल इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। ट्रीट द अदर पर्सनस आइडियाज़ विथ रिस्पेक्ट, अब किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके आइडियाज़ को भी आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये गलत है, उसके मुंह पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई गलत भी है, थोड़ा सा रुक के उसको समझाओ कि भाई ये गलत हो रहा है ना। तो लोगों को सही चीज़ें समझाना उतना डिफिकल्ट नहीं होता, पर जिस चीज़ ने गलत चीज़ें समझ रखी और वापस उसको बताना है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, तो वापस उसको सही चीज़ समझाना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ रहे हैं ना। जैसे अब आपका माइंडसेट बिलीफ सिस्टम पहले से ही कुछ गलत धारणा आपने बना के रखी है, तो उसको हटा करके और फिर कुछ नया डालना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर यदि नए हो और पहले से ही वैसा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है सही, तो वो एक थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम एक पेंसिल लेते हैं, क्या हुआ फोन, अरे जैसे कि भाई ये कोरा कागज से इधर आपने पेंसिल से इधर कुछ भी लिखा है, तो पहले आप इसको मिटाओगे और वापस से लिखोगे तो वो उतना इफेक्टिव या अच्छा आपका स्ट्रक्चर डायग्राम बनाए वैसा नहीं दिखेगा, वहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखेगा। पर यदि जो कागज आपका बिल्कुल वाइट है, आपने कुछ लिखा है, तो वो क्लियर विजिबल होगा और आपका अच्छा होगा। यदि पहली टाइम में आपने सही लिखा है पर बार बार उसको मिटाया तो हो सकता है पेज भी फट जाए वहाँ से और क्लियर वो विजिबल आपको ना हो। ऐसे यदि पहले से हमारे माइंड में बिलीफ सिस्टम हमारा पॉजिटिव है, थॉट हमारा जो है वो अच्छा बना हुआ है, तो
या फिर कोई जैसे खाली है तो उसको बनाना समझाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और उसी की जगह पहले से उसके माइंड में नेगेटिव सोच है। जैसे बचपन से आपने पढ़ा ए फॉर एप्पल, अब एप्पल की जगह आपको ए फॉर और कुछ जो ऐसे प्रोनाउंस होता है, क्या बोल सकते हैं हम ऐसे, और क्या आता है, एलिफेंट इसे एरोप्लेन। तो आपको एरोप्लेन थोड़ा सा फीड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बचपन से क्या पढ़ा, एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। बी की जगह हम बैट बोल रहे हैं या कुछ और बोले, थोड़ा सा वो फीड होने में टाइम लग जाता है। आ रहे समझ? तो हमने क्या फीड किया पहले से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वो चीज़ हमारे माइंड में फीड हो गई है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, discourage evaluation until a number of possible options have been proposed. तब तक आपको मतलब एक जैसे कोई, जैसे एग्जांपल हम डिबेट ले रहे हैं या कुछ भी, हम उस पर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हमने जैसे दो टॉपिक लिए कि जैसे एग्जांपल लव मैरिज और अरेंज मैरिज, कौन सा मैरिज अच्छा है कौन सा सही है, तो जिस पर ज़्यादा आपका पॉइंट आ रहा है उसको आप क्या करोगे, बाद में इवेल्युएट करके जितना पॉइंट आया उसको बाद में डिस्क्रिमिनेट करोगे, और एवेल्युएट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आप रिजल्ट दोगे। तो जब तक उसमें प्रॉपर तरीके से पॉइंट नहीं आ रहा है, आपने प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट नहीं किया, तब तक आपको कोई भी सॉल्यूशन या डिसीजन पर नहीं पहुंचना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे दो देश के बीच युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो उसका रीजन क्या है ना। अब कोई बीच में एक आता है, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि भाई कौन सही है कौन गलत है, किसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, कैसे इसको हम सॉल्यूशन प्रॉपर तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर लड़ाई होगी, है ना। अभी चल भी रही है कहीं कहीं देशों में, तो यही रीज़न होता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट आपका, इवेल्युएट ऑप्शन फॉर सॉल्यूशन। अब जैसे ऑप्शन तो आ गए, फिर उसको नेक्स्ट पॉइंट में इवेल्युएट करना, मतलब उसको जांच करना, उसको चेक करना। बी ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट होना चाहिए, जो भी आपका डिसीजन है वो आपको सही तरफ अपना डिसीजन लेना है। जैसे आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद उसको इवेल्युएट करते हैं, है ना, तो जो पास हो रहा है उसको ही पास करेंगे, वैसे ही जो नहीं हो रहा उसको भी कर देंगे। तो इसमें हमको ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना जरूरी है ना। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लिसन एक्टिवली, सुनना आपको केयरफुली है, तब तक आप सामने वाले के पॉइंट को नहीं सुनोगे भाई वो बोल क्या रहा है, तो आप एक पक्ष में डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो सामने वाले के पॉइंट को सुनना भी आपको जरूरी है। बी ओपन टू न्यू ऑप्शन एंड चेंज दैट कम टू माइंड, आपको ओपन रहना है न्यू ऑप्शन के लिए, जो भी चेंज आ रहे हैं आपके माइंड में उसको चेंज को करने के लिए। ओपन मतलब आप खुले विचारों से उसका जो भी न्यू ऑप्शन है उसका स्वागत करना, उनको प्रॉपर तरीके से बताना। टेस्ट एनी लाइकली ऑप्शन टू मेक श्योर दे सेटिस्फाई बोथ पार्टीज नीड। टेस्ट एनी लाइकली ऑप्शन टू मेक श्योर द सेटिस्फाई बोथ पार्टीज, जो दोनों पार्टीज है जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो जो भी आप ऑप्शन दे रहे हो उसको आपको श्योर करना है कि पहले टेस्ट कर लेना है प्रॉपर आप सॉल्यूशन उनको दे रहे हो कि नहीं, ऑप्शन वगैरह जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। फिर फोर्थ आ जाता है आपका डिसाइड ऑन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। अब एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आपको डिसाइड करना है, इतना आपने इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट करने के बाद आपको डिसाइड करना है ना कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। डिसाइड स्पेसिफिकली, नहीं ऊपर वाला है, अवॉइड पुशिंग इम्पोसिंग और ये सॉल्यूशन ऑन द अदर पर्सन। अदर पर्सन जो है उसको आपको अवॉइड करना है, ज़बरदस्ती मतलब उस पर कोई भी जो सॉल्यूशन है वो उसको लागू नहीं करना है, या सिंपल और सिंपली लैंग वर्ड में बोलें तो उसको ज़बरदस्ती थोपना नहीं है कि भाई तेरे को यही चीज़ करना है ना। उसको आप ऑप्शन दे सकते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, इफ़ यू, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, इफ़ यू वांट, नहीं तो आपको ज़बरदस्ती उस पर फोर्स नहीं करना है, राइट, कि उसको ये अप्लाई करना है। आप उससे सही रास्ता दिखा सकते हैं, भाई ये रास्ता सही है ये गलत है, अब तेरी मर्जी, तुझे जानना किधर है ना। एक रास्ता जा रहा है खाई की तरफ नर्क में, और एक जा रहा है अच्छी जगह पर, है ना, मंजिल की तरफ, तो अब तुझे जानना कहाँ है वो तू देख ले ना, चॉइस इज यूअर। तो वही हम कॉन्फ्लिक्ट में वही देख रहे हैं, पे सही डिसीजन आपको लेना है। फिर आ जाता है आपका स्टेट व्हेन ए डिसीजन अपीयर क्लोज सो दैट यू बोथ क्लियरली अंडरस्टैंड इट।
जो आपका आप डिसीजन के क्लोज आ गए तो आपको उसको स्टेट करना है, प्रॉपर तरीके से उसको बताना है जब आप क्लोज में आ गए, ताकि दोनों जो पार्टीज हैं वो क्लियरली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। स्टेट मतलब उसको प्रॉपर तरीके से सब कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, समझा देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलप इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब इतना सॉल्यूशन तक तो आगे हम डिसाइड भी कर लिया, अब इसके बाद हमको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। अब जैसे कोई चीज़ हमने लर्न करी, सीखा, आपने सीखा भाई मोबाइल कैसे बनाना है, बस सीख लिया तो काम होने वाला नहीं है ना। तो मोबाइल जब तक नहीं बनाओगे, तब तक उसका चिप नहीं बना के एक दो तैयार नहीं कर दोगे, प्रैक्टिकल नहीं कर दोगे, तब तक आपका सीखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं तो सीखने का मतलब क्या है, जैसे आप नर्सिंग कर रहे हो तब तक आप या कोई जॉब नहीं करने लग जाओ, प्रैक्टिकल नहीं करो, या तब तक आपका कोई मतलब नहीं है। तो उसको आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट में देखेंगे। डिसाइड स्पेसिफिकली हु डज व्हाट एंड व्हेन। डिसाइड करना है स्पेसिफिकली किसको चाहिए और कब हमको आइडिया को इसको कब इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, उसके बारे में। सेट ए टाइमलाइन एंड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टास्क। जो भी आपने टास्क सेट किया है, जो भी आपको टाइमलाइन वगैरह दिया उसके लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। एक आपको टाइम बाउंडेशन उसमें रखना पड़ेगा, जो भी आपका टाइमलाइन है उसमें आपको उसको कंप्लीट करना है, जो भी आपका टास्क है वो। फिर डेवलप ए प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस। उसके बाद क्या करोगे, एक प्रोसेस डेवलप करना है जिसमें आप उसको इवेल्युएट करोगे कि जो आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान था वो कितना इफेक्टिवफुल इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ना, उसके बारे में आप कैसे करना है अब इसमें देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेट दिस प्रोसेस इनटू द इम्प्लीमेंटेशन प्लान। जो आपका प्रोसेस है उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन प्लान में इनकॉर्पोरेट करना है। डिसाइड व्हेन हाउ प्रोग्रेस विल बी मेजर। जो आपका प्रोग्रेस है वो कितना हुआ है उसको भी आपको मेजर करना है ना। ये आप मतलब हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, रिलेशनशिप वगैरह में, आपके वर्क प्लेस में कोई भी चीज़ आप एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो, स्किल्स वगैरह सीख रहे हो, तो हर जगह आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना। स्पेशली तो रिलेशनशिप वगैरह में अप्लाई होता है कॉन्फ्लिक्ट का। तो डिसाइड करना है आपको कितना उसमें प्रोग्रेस हुआ, आपने जो चेंज लेकर के आए तो उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिला है या नहीं मिला है, राइट। फिर आप देखोगे 7 नंबर का टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस। इनवाइट द अदर पर्सन टू शेयर हिज और हर परस्पेक्टिव ऑन द प्रोसेस। अब कोई आपको जिस भी आप चीज़ में किसी रीजन की वजह से वहाँ पर स्टक हो गए, फंस गए हो, पर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो जिस पर्सन को उस विषय में नॉलेज है, उसको एक्सपीरियंस है, तो आप उससे पूछ सकते हो। जैसे भाई मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज है, आप कहीं स्टक हो गए क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न है, फ़ोन बज रहे, ठीक है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो कि सर या इसमें मेरे को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप हेल्प करिए, इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो वो हेल्प कर सकता है ना, जो भी पर्सन है, आपको जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज चाहिए। बी ऑनेस्ट अबाउट यूर ऑन परस्पेक्टिव ऑन द प्रोसेस। आपका जो भी पर्सपेक्टिव है उसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना है, अपने पर्सपेक्टिव पर भी, है ना। तो आप सलाह ले सकते हैं, सुनो सबकी और करो मन की, है ना। तो सबसे आप सलाह वगैरह ले लो और जो आपको उचित लग रहा है वो आप करो। नेक्स्ट है डिस्कस यूर प्रोग्रेस। उसके बाद जो भी आपका प्रोग्रेस है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। आया समझ। तो ये 7 पॉइंट में हम कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। ये हमने कॉमन प्रॉब्लम आज के लेक्चर में समझा, ठीक है। बाकी का हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चल वीडियो से स्टॉप कर दो।